हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस की दूसरी क्लास। यहां पर मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आरआरबी पैरामेडिकल के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। साइंस आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है और ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में आया, तो इसी क्वेश्चन अगली बार को हो सकता है आपका लैब असिस्टेंट में आ जाए, लैब टेक्नीशियन में आ जाए, या फिर ईसीजी टेक्नीशियन में इसको पूछ दिया जाए। तो यहां पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको, चाहे वो पहली क्लास हो, ये आपकी दूसरी क्लास है, सभी क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन के नीचे इस तरीके से क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल थ्योरी। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको देखोगे, क्वेश्चन में नीचे लिख रखा होगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम का पूछा हुआ है, कौन सी शिफ्ट का है। तो मेरे भाई यहां पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और आप सभी लोग जानते हैं, ये चीज नहीं भी जानते हैं तो मैंने इस बात को आपको बताया हुआ है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने पैरामेडिकल का कोई सा भी डिप्लोमा कर रखा हो, आरआरबी में अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपकी साइंस 10 नंबर की पूछी जाएगी। साइंस में से आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा, यही क्लासेस आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहेंगी। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस एजुकेशन मसाला यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई जितने भी लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आपको पैरामेडिकल का नॉन टेक्निकल सेक्शन बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से तैयार कराया जाता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन में उतना ही एक्सप्लेनेशन है जितना कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन में आपसे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट अबाउट के बारे में सेंसिटिविटी इन द प्लांट इज इनकरेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, तो क्वेश्चन जब भी पढ़े तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि हमें बताना है स्टेटमेंट, और किसके बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में स्टेटमेंट बताना है, और वो भी इनकरेक्ट, जो गलत है उसको बताना है। चार यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। लिखा है प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी इसका मतलब यह है कि जो प्लांट में इंफॉर्मेशन कंडक्ट हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तो प्लांट में स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू होता है क्या। बात समझ गए। अभी ये सही है कि गलत है, मैं अभी आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ें, फिर हम लोग आगे इसका आंसर और इसका जो है क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर लिखा है प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो एग्जिबिट फोटोप्रिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉफिज्म बाय द ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। इस लाइन का कहने का मतलब है प्लांट में जो है फोटोट्रॉफिज्म होता है, ये ग्रो करते हैं जो लाइट सोर्स होता है उसकी ओर। लिखा है थिग्मोट्रॉफिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टच या फिर फिजिकल कांटेक्ट। क्या लिखा है, जो थिग्मोट्रॉफिज्म होता है, प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं टच को या फिर फिजिकल कांटेक्ट को। अगली चीज लिखी है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म इज अ ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू अ केमिकल स्टिमुलाई इन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, चारों ऑप्शन आप समझ गए होंगे, इसमें क्या सही है क्या गलत है बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से देखो, समझो। थ्योरी आपकी वही लिखी हुई है, आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले फोटोट्रॉफिज्म की बात की गई थी। फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म, फोटो का मतलब प्रकाश और ट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है, उसकी ओर रिस्पॉन्स करने वाला। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं, जैसे आपने ये प्लांट लगाया, ये जो प्लांट है आपने देखा होगा जिधर सनलाइट होगी, जिधर सूर्य की रोशनी होगी, उधर ही ये क्या होता है, वो थोड़ा सा पौधा झुकता हुआ चला जाता है। मान लो इधर क्या रहता है, एक आप प्लांट रखो, आधा प्लांट, अब जब आप देखोगे कि इधर क्या रहती है, छाया रहती है और इधर धूप रहती है, आप देखोगे प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट है ये धीरे धीरे किसकी ओर, सनलाइट की ओर झुकता चला जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं फोटोट्रॉफिज्म, प्रकाशनवर्तन। ठीक है, यानी जो प्लांट है ये बेंड टुवर्ड द लाइट सोर्स, जो उसका सूट टिप होता है, इसी को बोलते हैं सूट टिप। ये सूट जो होता है तना, ठीक, सूट का जो टिप होता है ये वाला पार्ट, ये किसकी ओर झुक जाता है, ये हमारा सनलाइट की ओर झुक जाता है। एक बात। दूसरी बात लिखी थी थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म क्या होता है, टच या फिर कांटेक्ट,
यहां पर प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है टच को या फिर कांटेक्ट को। आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे जिसमें क्या होते हैं, पौधे सहारा लेकर चलते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, या जिन पौधे में ट्रेंडिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सहारा दे दो, डंडी लगा दो, या कई सारे जो है लेयर्स बना दी जाती हैं उस पर वो क्या करते हैं, वो ऐसे इस तरीके से कॉइलिंग कर लेते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को बोला जाता है थिग्मोट्रॉफिज्म। फिर एक बात आती है कीमोट्रॉफिज्म। कीमो का मतलब क्या हुआ, केमिकल यानी रसायन, और ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ, नुवर्तन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्लांट जो है केमिकल के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, तो गाइडेड ग्रोथ टुवर्ड द केमिकल। अब देखो, अब आप प्लांट में क्या है, जैसे उसको ग्रो कराने के लिए आप लोग क्या डालते हो, खाद डालते हो। जब आप खाद डालते हो तो खाद कहां, पत्ती पे डालते हो, खाद आप जमीन में डालते हो, और जमीन में क्या आपकी जड़ है, और ये जड़ जो है जैसे जहां पर आप देखोगे न्यूट्रिएंट दिखेगा उस साइड में ये क्या करेंगी, उस साइड में ये जो है ग्रोथ करने लगेंगी। तो रूट की जो ग्रोथ है वो टुवर्ड द न्यूट्रिएंट रिच केमिकल, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कीमोट्रॉपिज्म। तो यहां से ये तीनों चीज आपकी सही हो गई। प्लांट जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं फोटोट्रॉपिज्म बाय द ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स, एकदम सही है। थिग्मोट्रॉफिज्म रिस्पॉन्स करते हैं टच या फिर फिजिकल कांटेक्ट को, ये भी बात सही है। कीमोट्रॉफिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट केमिकल स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट, जिधर जो है उनको जो है कीमोट्रॉफिज्म, जिधर उनकी तरफ के क्या है केमिकल स्टिमुलाई मिलता है उधर उनकी जो है सूट। ठीक है, एक तो होती है रूट और दूसरा होता है सूट। रूट क्या है, जड़ है, सूट क्या है, तना है। ठीक है, तो वो उधर क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी मेरे भाई ये तीनों की तीनों बातें जो हैं वो करेक्ट हैं आपकी। ठीक है, ये तीनों की तीनों बातें आपकी क्या हैं, करेक्ट लिखी हुई हैं, सही लिखी हुई हैं। ए ऑप्शन यहां से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वही हमसे पूछा था इनकरेक्ट, वही सही होगा। अब मैंने ए ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है इसको बताइएगा, पूछोगे। लिखा है प्लांट है स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू। भाई नर्वस टिश्यू जिसके पास होगा वो इंफॉर्मेशन कंडक्ट करेगा। नर्वस टिश्यू का मतलब है उसमें क्या है, नर्वस टिश्यू का मतलब है उसे सेंस होगा। पेड़ को आप काट देते हो तो पेड़ चिल्लाता नहीं है, दर्द होता, सारी चीजें हैं, सब कुछ रिसर्च है। लेकिन नर्वस टिश्यू का मतलब क्या है, नर्वस टिश्यू का मतलब है जो इंफॉर्मेशन है उसमें न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही हो। तो प्लांट में तो न्यूरल टिश्यू होता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, अब्सेंस ऑफ नर्वस टिश्यू, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में नर्वस टिश्यू अब्सेंट होता है। नर्वस टिश्यू आपका एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में आपका नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता है। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। ये हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर, ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइंस हो गया, एस्कार्बिक एसिड है, एथाइलिन है, इन सभी का नाम आपने सुना है। आगे क्वेश्चन में हम लोग इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इन चार स्टेटमेंट्स में ट्रू है, सत्य है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आप मार्क करके रख लो गारंटी के साथ में, चाहे आप पैरामेडिकल का कोई सा भी आरआरबी का एग्जाम देना, 110% इस क्वेश्चन से आपका जो है, जो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बताने जा रहा हूं उससे आपका क्वेश्चन आएगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर से बनने वाले आपकी इमेज में 6 टाइप हैं। ठीक है, उन 6 टाइप में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आंसर क्या होगा, उससे बनने वाले और कितने क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। हम पहले इसको नहीं डिस्कस करते, पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 6 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्या मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका बनेगा सिर्फ 6 टाइप से। जब भी कॉनकेव मिरर होगा तो कहीं पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे, वस्तु को रखेंगे, उससे पूछेंगे कि इमेज इसकी कहां पर बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछी जाएगी कि जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है यानी वास्तविक बन रही है, उल्टा बन रही है, सीधा बन रही है, कैसी बन रही। तो 6 टाइप का मतलब क्या हो गया, यहां टोटल 12 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन बनेंगे। और इन टाइप को एज इट इज आपको क्या करना है, मैं कहूंगा इतनी बार आप पढ़िए आपको दिमाग में ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक,
केवल इतनी ही बात याद रखनी है। मैं कहूं इस पर थ्योरी एक करा दूं, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहां पर रखते हैं क्या करते हैं, उतना आप मत याद रखिए। आप उतना याद रखिएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन निकल जाए और 10 नंबर में से साइंस में आप 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर ला सको। ठीक, समझिए। अगर जो है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, और यहां पर हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, काफी दूर रखा हुआ है, अनंत पर रखा है, तो उसका जो इमेज है, उसका मेरे भाई प्रतिबिंब है, वो कहां बनेगा, फोकस पर आकर बनेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे, यहां जाएंगी टकराएंगी, यहां पर कटेंगी, ये होगा, वो सब मत जानो। ये समझो कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज है, उसका प्रतिबिंब है, जो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है और इमेज की जो पोजीशन है वो कहां होगी, प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल प्लेन, यानी हमारा फोकस पर क्या होगा, इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज बनेगा। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है, कितना बड़ा है कैसा है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि जो फोकस पर इमेज बन रही होगी वो बहुत ही साइज में छोटी होगी, देखो बूंदी रखी गई है। ठीक है, तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और साइज में बहुत ही छोटी होगी। दूसरी बात करते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इससे बियॉन्ड है, यानी दूर है इससे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा तो इसका जो इमेज है, इसका इमेज कहां बन रहा होगा, प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। कहां बन रहा है, ये बन रहा है। किसके किसके बीच बन रहा है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है, इसके इसके बीच में बन रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो उसकी इमेज बनेगी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तो हमें पोजीशन पता चल गई कि इमेज की पोजीशन कहां होगी। अब ये इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। ठीक है, और दूसरी चीज रियल है। ऑब्जेक्ट में मैंने देखो एरो कहां लगाया, ऊपर की ओर, और इसमें कहां लगाया, नीचे की ओर। इससे आप समझ सकते हो कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो आपका कैसा होगा, उल्टा होगा, यानी इन्वर्टेड होगा, और डिमिनिश्ड होगा, यानी इससे क्या होगा, छोटा होगा। चार चीजें आपको समझ में आई, आगे चलिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यानी जो ये मिरर है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये रखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, देखो ये रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट और इमेज भी इसके जस्ट नीचे बन रही है। ठीक, इमेज भी क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ये ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट यानी आपका वस्तु, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप नीचे देख रहे हैं ये इसकी क्या है, इमेज है, यानी प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक, तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई भी चीज रखी है, वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कैसा होगा, एक तो रियल होगा, पहली चीज रियल होगा। दूसरा लिखा है इन्वर्टेड होगा। अब देखो मैंने एरो ऊपर लगाया था, ये नीचे लग गया, यानी क्या है, उल्टा होगा, इन्वर्टेड हो गया। एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। बस ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, इसको एज इट इज आप चाहो दिमाग में बसा लो। क्वेश्चन जब भी आएगा तो कहेंगे कि कहां पर हम जो है ऑब्जेक्ट को रखें तो जस्ट उस ऑब्जेक्ट के इक्वल ही इमेज बने आपकी, तो वो कहां पर आप रखोगे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे। तो यहां से आप कह सकते हो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इक्वल बनेगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं, आगे देखिए। आगे बात आती है आपकी, हमने कहां रखा था, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था ऑब्जेक्ट को। अब हम रख रहे हैं बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां कहां पर रख रहे हैं, हम रख रहे हैं, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये है आपका फोकस।
तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये हमने क्या रखा है, बीच में हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इमेज आप देख रहे हो कहां बन रही है, इमेज हमारी ये बन रही है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज मेरे भाई बनेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे दूर बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा वस्तु रखा है, और इमेज कहां पर आकर बनता है, हमारा बनता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा इमेज आपको दिख रहा है, एक तो रियल दिख रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज आप देख रहे हो एरो ऊपर की ओर, इसमें नीचे है, यानी इमेज कैसी बनेगी, नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है। दूसरी चीज यहां पर देखो, ये ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसा बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, लिखा है बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज होगा, ठीक है। अब बात आती है एट द प्रिंसिपल फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को किस पे रख दें, ऑब्जेक्ट को मेरे भाई फोकस पर रख दें। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो आप देख रहे हो इससे जो भी रेज आएंगी ये इधर चली जा रही हैं, इससे जो रेज आएगी ये इधर चली जाएंगी, इनको आप पीछे कहीं जाकर ये इनफाइनाइट पर मिलेंगी। तो अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका इमेज कहां बनेगा, जाकर इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे जाकर बनेगा, ठीक है। तो ये भी बात एज इट इज आपसे पूछी जाएगी कि अगर कोई वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं कॉन्केव मिरर में तो आपका जो है इमेज कहां पर बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। कैसा बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगा। लास्ट बात आती है कि बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, क्या है, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमारा फोकस है, ये हमारा जो है इमेज उसका मिरर का क्या है, पोल है, ठीक। इसके बीच में हमने क्या रखा है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। देखिए तो हमने क्या बताया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी जो हमारा फोकस है और पोल है इसके बीच में हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर। ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी इमेज बन रही है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। कहां बन रहा है, ये हमारा मिरर है, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज हो गई। इमेज कहां पर बनती है, अगर हम फोकस और आपका पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज हमारी जो है कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। तो अब कैसी इमेज है, अब कैसी है, अब रियल तो है नहीं, वास्तविक तो है नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी है, इस पर एरो ऊपर की ओर देख रहे हो, इसमें भी एरो जो है आपका ऊपर की ही ओर है, तो यानी कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और यहां पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज आपकी क्या है, बड़ी है, तो कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। इन 6 चीजों को, इन 6 आपके जो है पॉइंट हैं, आपके पोजीशन हैं, ऑब्जेक्ट के कहां पर रखे जाएंगे, इमेज कहां पर बनेगी और कैसी बनेगी, यानी टोटल 12 पॉइंट है जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इन 4 चीजों में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है यानी सही है। चलिए पढ़िए, शुरुआत करते हैं। लिखा है साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज, यानी जो साइज है इमेज की वो बड़ी होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। क्या कह रहा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो इमेज बनता है उसका जो साइज है वो इनलार्ज होता है, बड़ा होता है ना मेरे भाई। मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज आपकी बनती है फोकस पर और डिमिनिश्ड इन साइज होती है, छोटी होती है। तो ये तो पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, लिखा है नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इरेक्ट, इमेज की जो नेचर है वो रियल है और इरेक्ट है जब हम ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं
तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। रियल तो होती है लेकिन मेरे भाई इन्वर्टेड होती है, उल्टा होती है। यहां पर क्या कह रहे हैं, इरेक्ट रियल कह रहे हैं, इरेक्ट कह रहे हैं। इरेक्ट बात गलत है, यानी जो है बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा पढ़िए, लिखा है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है एट द फोकस, फोकस पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, फॉर्म अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, अगर कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, फोकस पर रखा गया है, तो ये बनाता है हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक, देख लो क्या देखोगे, अगर जो है फोकस पर हमारा रखा हुआ है, यहां पर देखो एट द प्रिंसिपल फोकस, फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनती है। यहां पर कह रहे हैं कि हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ना ना मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी होके बनेगी। तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट वाला पढ़ो या ना पढ़ो, डी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक राइट हो जाता है। लेकिन पढ़ लेते हैं, लिखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको अभी बताया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा सेम साइज आपका इमेज का ही होगा, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, बस डिफरेंस यहां पर क्या होता है कि जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा, यानी आपका इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा, इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, कहां पर बनेगी। तो ये 12 चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ठीक, अगर चीजें आपको समझ में मेरे भाई आ रही हो तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मोटिवेशन आपका भी बना रहे और हमारा भी बना रहे। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीजें इस तरीके से आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, किसके रिगार्डिंग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के रिगार्डिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, प्लांट का जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके बारे में। लिखा है जाइलम, जो हमारा जाइलम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जाइलम। ठीक है, एक बात लिखी हुई है, क्या सही है क्या गलत है अभी बताते हैं। फिर लिखा है दीज टिश्यू आर प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। देखो हमसे लिखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं किसी चीज को, कहेंगे वो भाई यार कॉम्प्लेक्स आदमी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, उसका कुछ समझ में नहीं आता, जटिल है ना, मतलब उसकी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा तो एक टाइप की सेल से तो मिलकर बना नहीं होगा, इतना तो बेसिक सेंस आप समझ रहे होंगे। तो ये टिश्यू जो है एक टाइप की सेल से मिलकर नहीं बने होते, इसको हम काट सकते हैं इजिली। लिखा है दीज टिश्यू आर एसेंशियल फॉर प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या लिखा है कि ये जो टिश्यू होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। ठीक है, आगे लिखा है फ्लोएम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वाटर। देखो अब देखो, जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, एक होता है जाइलम, क्या होता है जाइलम, यहां पर लिख देते हैं जाइलम, हिंदी में लिखो जाइलम। क्या लिखा, जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जल, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना। वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, अभी आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहां आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। फ्लोएम, फिर क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम लिखा हुआ है, फ्लोएम लिखो, फ्लोएम, फ्लोएम हिंदी में जब आप लिखोगे फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड। देखो जाइलम क्या होता है, जाइलम यानी जल, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, फ्लो फ्लोएम फ्लोएम फ्लो फो फो फो। ठीक है, फ्लोएम
फूड। ये क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, गलत बात लिखी हुई है। लिखा है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, गलत बात लिखी हुई है। जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जल के लिए, वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहां से मेरे भाई कौन सा अब आपको ऑप्शन सही दिख रहा होगा, यहां से आपको सी ऑप्शन सही दिख रहा है कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं ये एसेंशियल होते हैं प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। पौधे में आप जानते हैं जड़ से जो है जल पत्तियों तक पहुंचाया जाएगा, तो ये काम कौन करता है, ये आपका जाइलम करता है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है वो आपको प्लांट से, वो आपकी पत्तियों से लेकर किसमें, स्टम में, और स्टम से लेते हुए रूट तक ले जाने का काम कौन करता है, वो आपका फ्लोएम करता है, यानी फूड ट्रांसपोर्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिएगा अब देखिए यहां पर डायग्राम से चीजें समझाई गई हैं, समझ लेते हैं। जाइलम को हिंदी में मेरे भाई क्या कहते हैं, दारू कहते हैं। कोई जैसे पढ़ने वाला हो तो पढ़ सकता है, इतनी हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन लिखा है, फंक्शन का मतलब क्या है, कार्य। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वो रूट से, यहाँ रूट से क्या है, इस वाटर को देखो, मिट्टी में पानी आप डालते हैं, पानी किस में जाता है, ये रूट यहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं और ये क्या करती हैं, ये पत्तियों तक पानी को ले जाती हैं। तो ये काम कौन करता है, ये आपका जाइलम काम करता है। फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम जो होते हैं ये प्लांट के अंदर, किसके अंदर, इसमें पत्तियों के अंदर, ये पत्तियों के अंदर जो आपका भोजन बनता है, पत्तियों के अंदर जो आपका भोजन बनता है, उस भोजन को ये आपकी तना से लेते हुए, होते हुए ये रूट तक लाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या हो गया, ये ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो भी आपका शुगर सुक्रोज प्रोड्यूस होता है पत्तियों में, वो जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जैसे आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, उसमें ये भोजन ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, एक बात आती है कि आपका जो जाइलम होगा, वो जाइलम जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अच्छा, प्लांट में आप पानी कहाँ देते हैं, आप पानी जो है जड़ में देते हैं, और यही जड़ से जो है ये पानी पत्तियों तक पहुंचता है। आप ऊपर से इसको नहला देते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये जल को जड़ से जो है, जो आसपास की मिट्टी है वहां से पानी को अवशोषित करेगा और पत्तियों तक ले जाने का काम करेगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसमें होता है। फ्लोएम में ऐसा क्या होता है, फ्लोएम में मेरे भाई देखोगे, फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में आप यहां पर देखो, पौधे में इसकी जो पत्तियां हैं, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना, ये भोजन किसमें आएगा, ये भोजन नीचे तक आएगा। ठीक है, किसके तक, ये आपकी रूट तक आएगा। लेकिन आप देखो, कहीं मान लो ये स्टेम है आपका, दूसरा यहां से निकला हुआ है, यहां पर भी लीफ है। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है, यहां पर आपका जो है फल लगा है, यहां पर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है। ठीक है, जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल हो सकता है, और आपका जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सत्य है, आपको बताना है। किसके रिगार्डिंग, अबाउट द कार्बन कंपाउंड कंबस्शन, यानी कोई कार्बन कंपाउंड है उसका कंबस्शन हो रहा है, यानी उसको जलाया जा रहा है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बर्न विदाउट ऑक्सीजन पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, नेवर प्रोड्यूस वाटर, पानी कभी नहीं इसमें जो है प्रोड्यूस होगा। सी ऑप्शन है ऑलवेज फॉर्म अ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हमें लिख रहे हैं चौथे ऑप्शन में नीड मोर ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होगी फॉर द कंप्लीट कंबस्शन। एक बात आपने छोटी क्लास में सुनी होगी और ये एक्सपेरिमेंट खूब कराया गया होगा कि आप मोमबत्ती हैं जलाइएगा, उसके बाद उसमें ग्लास ढक देते हो, थोड़ी देर तक जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। यहीं पर कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कोई भी चीज जलती है तो जलने के लिए ऑक्सीजन का जो है प्रेजेंस होना जरूरी है।
आग तभी लगेगी जब ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो यहां से ये बात कह सकते हैं कि बर्न विदाउट ऑक्सीजन, ये तो बात गलत है। यानी आग लगने के लिए ऑक्सीजन का उपस्थित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेवर प्रोड्यूस वाटर। अच्छा, जब कहीं आग लगती है, आप जब भी जो है आप ठंड होगी, जब आप जो है आग को तापेंगे तो लकड़ी है जलाई जा रही होगी, तो आप देखते हैं कई सारी लकड़ी में जो है धीरे धीरे क्या होता है, वाटर आपको वेपर मिल जाती है। तो यहां पर लिख रहे हैं कि नेवर प्रोड्यूस वाटर, ये भी गलत होगा, वाटर भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लिखा है ऑलवेज फॉर्म अ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमेशा जब जो है कार्बन कंपाउंड का कंबशन हो जाएगा, जलाया जाएगा उसको, तो ऑलवेज कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, यानी सीओ का फॉर्मेशन होगा। यह भी बात गलत है, हमेशा सीओ का फॉर्मेशन नहीं होगा, CO2 का भी फॉर्मेशन हो सकता है, अभी आपको दिखाते हैं। फिर बात लिखी आ रही है कि नीड मोर ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन। एक होता है कंप्लीट कंबशन, यानी पूर्ण रूप से दहन, यानी पूर्ण रूपेण किसी चीज को जलाना। तो कंप्लीट कंबशन के लिए, यानी उसको जलाते रहने के लिए, जलाते रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। हमको यह दिख गया कि ये 3 ऑप्शन तो गलत हैं, बच रहा है डी ऑप्शन, यही ही सही होगा। आइए समझते हैं इसको और भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में अच्छे तरीके से। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब हिंदी मतलब होता है दहन। दहन का मतलब क्या है? जलना। होलिका दहन जलाई जाती है, ठीक। समझिए, कंबशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा कार्बन कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। रिएक्ट करने के बाद में हमें हीट मिलती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट भी मिलती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। कार्बन इन ऑल द एलोट्रोपिक फॉर्म एंड द कंपाउंड बर्न इन द ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड अलोंगसाइड हीट एंड द लाइट एनर्जी। जब भी आप लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, जब आप लकड़ी जलाते हैं तो आप बैठ के जो है तापते हैं, यानी आपको हीट भी मिलती है, गर्म लगता है, लाइट भी मिलती है। अगर अंधेरे में आप जलाएंगे तो उजाला भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कार्बन जितने भी इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स उसके होते हैं एंड द कंपाउंड बर्न इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अलोंगसाइड हीट और लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट के साथ साथ में CO2 भी रिलीज होती है, ठीक है। अब 2 प्रकार का कंबशन होता है, 2 प्रकार का कंबशन होता है। एक कंबशन आपका होता है कंप्लीट कंबशन, पूर्ण दहन होता है। यानी पूर्ण दहन का मतलब आप समझ रहे हैं, पूर्ण दहन का मतलब यहां से है इस कंडीशन में सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जो फ्लेम का कलर रहेगा ये कुछ इस तरीके से ब्लू कलर की आपको देखने को मिलेगी, धुआं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, पूर्ण दहन बोलते हैं। यहां पर जो कार्बन होगा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होगी, जो है जलवाष्प जो है H2O भी आपका रिलीज होगा, इसके साथ साथ में हीट भी देखने को मिलेगी और आपको लाइट भी मिलेगी। तो ये कैसा कंबशन है? ये कंप्लीट कंबशन है, पूर्ण दहन है। अब इनकम्प्लीट कंबशन में आप देखते होंगे कि इस कंडीशन में लिमिटेड जो है या फिर इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। जब इनसफिशिएंट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, जो फ्लेम का कलर होगा वो कैसा होगा? येलो कलर का होगा। कैसा होगा? येलो कलर का होगा। उसके साथ साथ उसमें क्या होगी? स्मोक भी होगा, धुआं भी होगा। जब यहां पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जल वाष्प भी निकलेगी, हीट भी होगी और लाइट भी होगी। जब आप इनकम्प्लीट कंबशन देख रहे हैं तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो यहां से ये वाली बात भी ऑलवेज फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो, ऑलवेज फॉर्म नहीं होगा, हमेशा नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब मोनोऑक्साइड बनेगी, जब कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बात समझ में आ गई? तो यहां से आपका क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में पूछा गया था। आगे बात आती है एंगल ऑफ डेविएशन की। किसकी बात आती है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से एक लाइट की जो रे है वो पास हो रही है, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बात यहां पर होगी वो हमसे पूछी गई है।
देखो सारी चीजें यहां पर समझ लेते हैं, डायग्राम लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिज्म है। ये क्या है, ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। देखो यहां से ये P, सारे के सारे चीजों के बारे में लिखा होगा। ये P जो है, यहां से लाइट जो है किस पर डाली जा रही है, प्रिज्म पर डाली जा रही है। P आपका इंसिडेंट रे है, यानी आपतित किरण है। लाइट डाला गया, प्रिज्म पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद में ये कुछ डेविएट हो गई, ठीक है। ये जो लाइट ऐसे जानी थी आपकी, वो ऐसे ना जाकर आपकी कुछ ऐसे जाने लगी, ठीक है, हो गया। उसके बाद में फिर ये इस वाली वॉल से टकराई, जब लाइट इसको सीधी जाना चाहिए था, ये सीधी ना जाकर फिर ये कुछ डेविएट हो गई और ये बाहर निकल गई, ठीक है। तो P क्या था, P था आपका इंसिडेंट रे, और S क्या है, इमरजेंट रे है, यानी जो बाहर निकली है। S क्या है, इमरजेंट रे है। दो के बारे में समझे, ये क्या है, आपतित किरण, और ये आपकी कैसी है, इमरजेंट रे है, ठीक है। अब देखिए यहां से बात आती है किसकी, एंगल की, ठीक है। एंगल की जब बात आएगी तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी हमसे आपतन कोण पूछा जाएगा तो ये आपका क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या होगा, ये I1 जो है, ये I1 जो है, जब आप इस वाली रे को आगे बढ़ाएंगे और इस रे को जब काटेंगे तो यहां से जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये I1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके आप सामने देख सकते हैं जो R1 लिखा हुआ है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां पर आपको मैंने बताया कि इंसिडेंट रे डाली गई, ये सीधी चली जाती, लेकिन ये सीधी ना जाकर ये क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, और जब ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका क्या होगा, ये R1 जो लिखा हुआ है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार भी यही काम हो रहा है, आगे भी जब दूसरी बार काम हो रहा है तो ये जो I2 लिखा हुआ है, I2 आप देख सकते हैं एंगल ऑफ, ये क्या है, यहां पर किरण बाहर निकल रही है, तो I2 है एंगल ऑफ इमरजेंट, और R2 आपका क्या है, R2 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड फेज पर है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और क्या बचता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये जो P है जहां से लाइट डाली गई है, ये P, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। R क्या है, ये पॉइंट ऑफ इमरजेंट है, ठीक, ये R क्या है, पॉइंट ऑफ इमरजेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, हाँ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, Q है, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, Q है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, Q है, और इंसिडेंट रे जो है आपकी वो क्या है, P है। यहां से इतनी बात हो गई। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं, जब हम ये हमारी कौन सी P, इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ाते हो, इंसिडेंट रे को जब आप आगे बढ़ाओगे और इधर से जो हमारी इमरजेंट रे है, ठीक, ये जो S है इमरजेंट रे है, इसको आप पीछे की ओर मिलाओगे, ये जो जहां पर दोनों आपस में काटेंगी तो यहां पर जो है एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं विचलन कोण, या इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। और यही हमसे पूछा था कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ रे लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है। तो मैंने आपको यही बताया कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड वन साइड ऑफ प्रिज्म, नहीं। फिर लिखा है एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये भी नहीं। इनडिटर्मिनेट, नहीं, ये भी नहीं है, हमें तो पता है इसके बारे में। लिखा है द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। इमरजेंट रे ये है और इंसिडेंट रे ये है, इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं आपका एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अननोन एलिमेंट है y, क्या है, एक अननोन एलिमेंट है y जिसका मास नंबर कितना है, 23 है। कितना है, मास नंबर 23 दिया गया है। 12 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक, 12 न्यूट्रॉन दिए गए हैं, बताया गया है हमें। एलिमेंट के बारे में नहीं पता है, एलिमेंट हमें y बताया गया, उसका हमें मास नंबर दे दिया गया है और न्यूट्रॉन दे दिए गए हैं। फिर हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा जो है इसमें से स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन लिखा है कि इट हैज 12 प्रोटॉन, इस एलिमेंट के पास में 12 प्रोटॉन होंगे। इन न्यूट्रल स्टेट
इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो एलिमेंट Y है आपका, क्या लिखा है, ये जो एलिमेंट Y है वो मैग्नीशियम है। तीन चीजें दी गई हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में पूछा गया है 30/4/2024 का। सभी क्वेश्चंस के नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, सभी क्वेश्चन मिक्सअप हैं। मतलब हर एक आपके जो पैरामेडिकल में जितने सारे आरआरबी एग्जाम लेता है, जितनी वैकेंसी जिस पैरामेडिकल में आती हैं, उन सभी के क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, सारा का सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके रिगार्डिंग। तो आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको करना क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपको 30 तक, 25 तक तो रटा हो लेकिन 30 तक आपको क्या है, एलिमेंट याद होना चाहिए, एलिमेंट का नाम और उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर। ये दो चीज आपको याद करनी है 30 तक। अगर ये दो चीज याद होती तो अभी इस क्वेश्चन का आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या चीजें पता है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एलिमेंट Y है जिसका मास नंबर हमें कितना दिया गया है, 23। मास नंबर कितना है, मास नंबर हमें पता है 23 और न्यूट्रॉन पता है कितने हैं, इसमें 12 है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि फार्मूला ये होता है मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो हमें मास नंबर पता चल जाता है, ठीक है, एलिमेंट का। तो हमें पता क्या क्या है, अब हमारे पास 3 आइडेंटिटी दी गई हैं, ठीक, इसमें चाहिए हमें 2 आइडेंटिटी हमें पता है, एक नहीं पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमें किसके बारे में पता है, हमें न्यूट्रॉन पता है 12 दिए गए, ठीक, 12 हुए, और इसका मास नंबर हमें पता है 23 है। तो मास नंबर से हम न्यूट्रॉन को घटाएंगे तो हमें प्रोटॉन पता चल जाएंगे 11। कितने पता चल जाएंगे, प्रोटॉन यहां पर हमें पता चल जाएंगे, प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। और प्रोटॉन बराबर ही होता है एटॉमिक नंबर, इसको भी ध्यान रखना। जितने आपके प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अगर प्रोटॉन 11 है तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 11 होगा। और कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, वो होता है सोडियम। एटॉमिक नंबर 11 जिसका एलिमेंट जिसकी बात की जाएगी वो कौन होता है, वो होता है आपका सोडियम होता है। अब देखो इतनी ही बात से कई सारे यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बहुत कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। पहला ऑप्शन दिया गया था कि इसमें प्रोटॉन 12 होते हैं, गलत बात लिखी है, मैंने प्रोटॉन निकाला है और बताया कि प्रोटॉन 11 होते हैं। लिखा है इन अ न्यूट्रल स्टेट इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रल स्टेट में 11 इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। फिर बात आती है, और प्रोटॉन बराबर ही क्या होता है, यह भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और बराबर एटॉमिक नंबर, बराबर एटॉमिक नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यही पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं, यही पॉइंट है आपको पढ़ने हैं। बहुत थ्योरी आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है पूरी, ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं जिससे आपकी चीजें चल जाएं। आपके 10 में से 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इजिली आप निकाल सको, थोड़ा थोड़ा 30-30 35-35 मिनट की क्लास करने से, ठीक है। अब एलिमेंट वाई लिखा था मैग्नीशियम, नहीं, मैंने बताया एलिमेंट वाई क्या होगा, सोडियम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। पीछे देखिएगा, अब यहां पर कौन सा सही था, इट हैज 12 प्रोटॉन, गलत बात हो गई, 11 प्रोटॉन थे। फिर था इन अ न्यूट्रल स्टेट इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन, एकदम सही बात थी, एलिमेंट वाई मैग्नीशियम, यानी सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन ही सही है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, आगे चलिएगा। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट, कौन सा इनमें से नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या लिखा है, रिगार्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधी धारावाही चालक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत वाला हमें भाई बताना है, कौन सा सही है उसको हमें देखना है। देखिए एक स्ट्रेट ऑफ वायर है ऑफ
ठीक, द स्टेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीज। अब देखो ये थ्योरी आपसे हर बार इसी तरीके से पूछी जाएगी। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके अराउंड, एक स्ट्रेट वायर के अराउंड, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिलेटेड यहां पर दो बातें करेंगे। क्या दो बात करेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या मतलब है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के। यानी आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है यानी डिस्टेंस घट रहा है, ये चीज है। तो यानी इंक्रीज द डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। हाँ मेरे भाई ये सही बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है वो चेंज होती रहती है विद द डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो यहां से तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। तो यहां से आप देख सकते हो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाई फ्रॉम द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म एट ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म एट ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। हमसे क्या पूछ रहा था, नॉट करेक्ट। और मैंने आपको पीछे ही बताया कि ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के और स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहां से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, गलत लिखा हुआ है क्योंकि स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की है ये यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ये बदलती रहती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन लिखा है इन द साइटोप्लाज्म, हमारा बायोलॉजी आ चुका है, साइटोप्लाज्म लिखा है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड में। और ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू द एथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड बाई। मैंने जब रिस्पिरेशन वाला चैप्टर आपको कई लोगों को पढ़ाया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमने बताया था कि रिस्पिरेशन वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो दो प्रकार का रिस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन में जो रिस्पिरेशन हो रहा होता है, ग्लूकोज को जलाया जाता है किसकी उपस्थिति में, आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको बोलते हैं एरोबिक। एनएरोबिक का ही मतलब होता है कि यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो हमने एग्जाम्पल आपको बताया था कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन की जब पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति नहीं है तो ग्लूकोज को जलाया जाएगा। तो जब ग्लूकोज को जलाया जाता है तो फॉर्मेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का। किसका होता है, मसल्स में हमारे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर यीस्ट यही फर्मेंट कर दे, यीस्ट की उपस्थिति में हो जाए तो वहां पर क्या होगा, एथेनॉल बनता है। ठीक, ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ऐसे एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आप क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, खूब तेज तेज साइकिल चलाते हैं और थाई की जो मसल है, जो आपकी जांग की मसल है, उनमें क्या है, आपको बहुत तेजी से क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना है। चला रहे हैं आप बहुत तेजी से, तो उन मसल्स को क्या करना पड़ेगा, उन मसल्स को बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ग्लूकोज को जलाएं, ग्लूकोज को जब जलाएंगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उनको एनर्जी चाहिए। सांस तो आप लिमिटेड फॉर्म में ले रहे हैं लेकिन जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन भी लिमिटेड हो रहा है, लेकिन आप चला बहुत तेजी से रहे। जब आप तेजी से चला रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें क्या होता है, एट द दिस टाइम, इस टाइम पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को जला देती है हमारी सेल ताकि एनर्जी को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो जब आप चलाकर देखते हैं, जब चलाते हैं खूब तेजी से, उसके बाद में कहते हैं थक गए यार, अब उठाया नहीं जा रहा पैर। जैसे आप जिम जाते हैं,
जिम जब आप शुरुआत के 15 दिन 20 दिन जाते हैं तो जब भी आप करके आते हैं जिम, उसके बाद में आपका हाथ नहीं उठता है, तो छुओ नहीं बहुत दुखता है। क्यों? क्योंकि उन मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और वही लैक्टिक एसिड फैटीग का कारण बनता है, थकान का कारण बनता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगर जो हमारा पायरुवेट है यीस्ट की उपस्थिति में, यीस्ट की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जब है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, तो यहां पर एथेनॉल बनता है, मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी मिलती है। अगर यही लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है जो हमारी मसल सेल में होता है, ठीक है, तो यहां पर पायरुवेट जो है ये मसल सेल में जो हमारा है ये किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और यही लैक्टिक एसिड फटीग का कारण होता है, थकान का कारण होता है, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा CO2 H2O और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इतनी बात बेसिक आपको समझ में आ गई। क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और absence of oxygen pyruvic acid undergo 3 distinct pathway। 3 यहां पर पाथवे जो हैं आपके हो जाएंगे, यहां से आप देख सकते हैं। एक मैंने बताया absence of oxygen, दूसरा भी बताया मैंने absence of ऑक्सीजन, यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा होगा, और तीसरा बताया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट जो है रिएक्ट करेगा, CO2 और H2O बनेगी और उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा था एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट थ्रू फर्मेंटेशन होता है, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अल्टर द सेक्स ऑफ डेवलपिंग एग्स इन द सम रेप्टाइल्स। ठीक है, ये आपने अगर साइंस की क्लास 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर वो अल्टर कर सकता है सेक्स ऑफ डेवलपिंग एग्स। जो डेवलप हो रहे होते हैं एग्स, उनके सेक्स को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है इन सम रेप्टाइल्स। आपने ये चीज सुनी है, रेप्टाइल्स में जो एग डेवलप हो रहे होते हैं, रेप्टाइल्स में जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ये जो एग उसके डेवलप हो रहे होते हैं, तो कहते हैं कि टेम्परेचर अगर अल्टर हो जाए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अगर टेम्परेचर कम हो गया, तो उसके बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर जो है, उसके बिहाफ पर जो है सेक्स अल्टर कर सकता है। यानी अगर टेम्परेचर आपका लो है, ठीक है, लो टेम्परेचर है, अगर एक डेवलपमेंट हो रहा है टेम्परेचर लो है, तो अगर टेम्परेचर लो है तो कहते हैं तो मेल होगा, ठीक है, टेम्परेचर लो है तो मेल होगा, और हाई टेम्परेचर है तो फीमेल होगी, हाई टेम्परेचर है तो फीमेल होगी। तो ये जो है कुछ रेप्टाइल्स में, जैसे आपके क्रोकोडाइल हो गया, जैसे आपका टर्टल हो गया, इसमें देखने को मिलता है ये फिनोमिना है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये चीज नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन नहीं है, ये टेम्परेचर डिटरमेंट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो आपको देखने को मिलता है टर्टल हो गया, लिजार्ड हो गया, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनमें आपको देखने को मिलता है, ठीक, यहां पर। तो यहां से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पर मेल और हाई टेम्परेचर पर फीमेल, ये ऐसा फिनोमिना है जो अल्टर कर सकता है, ठीक है। ये भी आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो टर्टल है, टर्टल है, टॉर्टराइज है, इसके बाद में आपका क्रोकोडाइल है, ठीक, इन सभी में क्या है, ये फिनोमिना लगता है, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म, क्या सॉलिड फॉर्म इन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म्ड इन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर्म, सभी लोग जानते हैं, बेसिक चीज है, ये भी आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में जिस ठोस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। एक रिएक्शन हुई है जिसमें हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई है, अब इस नाम से ही आपको पता चला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बना होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपके सामने दिख गया, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि यहां पर कब जब क्या होता है, कोई सॉलिड का फॉर्म्ड होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक। जैसे Na2SO4 है,
SO4 है, ये अगर आपका बेरियम क्लोराइड के साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन करा दें तो यहां से आपका बन जाता है BaSO4। क्या बनता है? BaSO4 बनता है और आपका NaCl बनता है। ठीक है, ये NaCl बनता है। तो जो BaSO4 आपका आया है ये आपका प्रेसिपिटेट बनता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, इसका सॉलिड प्रेसिपिटेट है, S लिख देंगे, और ये आपका क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक, NaCl। तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये सभी लोग जानते हैं, बेसिक चीज है, इसमें आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़िएगा। आगे अच्छा देखो दिया भी गया है कि कंबस्टन सिंथेसिस, यहां पर आप देखिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको रीअरेंज करते हैं एटम इन द सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है। अगर मैग्नीशियम के यहाँ पर 2 अणु हैं, ऑक्सीजन इसमें मिलता है तो 2MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, यानी इन दो का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ। यहां पर डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसको ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल सिंपल प्रोडक्ट में। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये हमारा फेरस सल्फेट है। ठीक है, FeSO4 है। जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो आपका फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 में ये क्या होता है? टूट जाता है, और इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ए मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जैसे यहां पर आयरन देख रहे हो और कॉपर सल्फेट देख रहे हो। ठीक है, तो आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन में आप देख सकते हो FeSO4 आ गया है और कॉपर अलग हो गया है। ठीक है, तो ये कैसी है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद में आगे देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, जिसमें 2 आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, टिपिकली प्रोड्यूसिंग एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या फिर गैस। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग एक्वस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है, क्लोराइड प्रोड्यूस ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यहां पर सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? यहां पर बेरियम सल्फेट बनेगा आपका और सोडियम क्लोराइड बनेगा। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आप बताओगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसमें एक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में? बेस के साथ में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक एसिड जो है बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है और न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके कोरोजिव प्रॉपर्टी को, जिससे हमारा साल्ट और वाटर क्या होता है? यील्ड होता है। ठीक, बनता है। यहां पर HCl है जो आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है? ये बेस है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो Na और Cl का फॉर्मेशन होता है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर क्या होता है? ये आपका बनता है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बाद में बात आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पर कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहां पर आप देख सकते हो ये क्या हुआ? ये जो है कॉपर हो गया, और यहां पर ये क्या बना? ये वाटर बना। इसमें जो है साइमल्टेनियसली जो ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वन रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन लूजेज इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो दूसरा होता है वो अंडरगो रिडक्शन, यानी जो रिडक्शन होगा जिसका, यानी इसका मतलब है उसने क्या किया है? उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर जो जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, वो रिड्यूस बाय द हाइड्रोजन गैस। उसने क्या किया है? ये रिड्यूस हुआ है हाइड्रोजन गैस के द्वारा। तो यहां से आप इतनी सारी रिएक्शन है जिसके बारे में आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, जिनको आपको बताना है। कॉम्बिनेशन यानी सिंथेसिस रिएक्शन होती है, जहां पर 2 आपके रिएक्टेंट मिलते हैं और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोज कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं एक
कंपाउंड है जिसके कई सारे जो है हम टुकड़े कर दे रहे हैं, तो उसका डिकम्पोजिशन हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करा देगा, हटा देगा। आप जानते हो कि कोई अगर ताकतवर है तो क्या होता है, ताकतवर है भैया आ जाएगा, ए हटो यहाँ पे हमें बैठना है, तो वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें दो आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा, एक जो है एसिड होगा दूसरा बेस होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां पर जो है सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बन रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चन से आप देख रहे हो कि बहुत सारी आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई है। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बहुत बड़ी आपकी साइंस की क्लास नहीं लेंगे, इतनी क्लास लेंगे और इन क्लास को आप छोड़िएगा मत। इसके अलावा मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप इनके नोट्स बनाइए, आप इनको बहुत इस पे साइंस पे टाइम दीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशन मसाला जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको वैकेंसी के अपडेट, क्लास की नोटिफिकेशन, साथ साथ में इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। और कैसी लगी क्लास आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहले बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मैथ का सेक्शन, रीजनिंग का, जीएस का, कंप्यूटर का, आपका साइंस का, सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पर आपको मिल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पूरे के पूरे, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे आपका कोई पेड जो आपको जो है बैच ले रखे हो पैरामेडिकल का, नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मसाला यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल रहा होगा। जो आपको यहाँ इस चैनल पर विशाल सर सारी चीजें, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो कराते हैं। साइंस मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। जो भी आपका लैब टेक्नीशियन वाला स्टूडेंट होगा वो सारे जानते होंगे कि दूसरा जो YouTube चैनल है मनीष भाई पटेल, वहां पर हम लोग लैब टेक्नीशियन की क्लासेस को करते हैं, ठीक है। तो क्लास आपकी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, कंप्यूटर की और आपकी साइंस की। तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।